टेलीकॉम में भी हम देखते हैं तो आज जहाँ पहले हम इतना इंपोर्ट करते थे, आज हमारे देश से टेलीकॉम भी काफ़ी ज़्यादा एक्सपोर्ट होता है। लेकिन आपका जो एक बहुत बड़ा जो बहुत बड़ा काम है वो हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने में, चाहे वो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है, और उससे भी ज़्यादा मेरे को लगता है कि डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर जिस तरीके से आपने डेवलप किया संसार में, मेरे को लगता नहीं कि इसकी कोई मिसाल होगी। और दूसरा, आपकी जितनी स्कीम्स जो बनी हैं तो उसमें उसका आपको क्या लगता है कि कितना बड़ा रोल जो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर ने उसकी सक्सेस पे प्ले किया है? आपकी बात सही है। एक तो जो मोबाइल फ़ोन मैन्युफैक्चरिंग है, हम मोबाइल फ़ोन इंपोर्ट करते थे, आज हम मोबाइल फ़ोन एक्सपोर्ट कर रहे हैं। हम दुनिया के सेकंड बड़े एक्सपोर्टर बन गए हैं मोबाइल फ़ोन के। रोजी रोटी हमारे देश में मिल रही है, देश में हम मोबाइल फ़ोन बन रहे हैं। दूसरा, जो इंफ्रास्ट्रक्चर का विषय, मैं इंफ्रास्ट्रक्चर को 3 हिस्सों में बांटता हूँ। एक सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर जो मेरी टॉप प्रायोरिटी है। दूसरा फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, वो मेरी ज़रूरत है। और तीसरा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर जो अब दुनिया को मूव करने वाला है। तो हर एक की अपनी अपनी अहमियत है। जब मैं सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर कहता हूँ तो पहले की तुलना में डबल मेडिकल कॉलेज हो गई, 2 लाख के करीब आयुष्मान मंदिर बन गए हेल्थ केयर के लिए। तो ऐसी समाज जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो काम करना चाहिए उसका अच्छा, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना हो, एक प्रकार से मैं उसको फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर से ज़्यादा सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर का हिस्सा मानता हूँ, क्योंकि उसको आवश्यकता है। दूसरा है फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। अब फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में पहले तो ये था कि भाई गांव वालों को अच्छा लगे चुनाव जीत जाए, इसलिए यार तार का एक छोटा सा बना दो पट्टी। मैंने कहा मैं ऐसा काम नहीं करूँगा, मैं ग्लोबल स्टैंडर्ड के साथ मैच करना चाहता हूँ। तो आजकल मेरे यहाँ कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बनते हैं तो उसमें ग्लोबल स्टैंडर्ड क्या है, उसको मैच करने में हम कितना दूर है आगे जा सकते हैं। मैं जानता हूँ मेरी बुलेट ट्रेन की कल्पना को आज भी लोग गालियाँ देते हैं, लेकिन वो माइंडसेट बदलने के लिए बहुत ज़रूरी है। माइंडसेट तब बदलता है जी। हमने अब तक वो लाल कलर की रेलवे देखी जिंदगी, और कभी विचार ही नहीं आया। आज वंदे भारत ट्रेन ने सोचने का तरीका बदल दिया, उसको रेलवे अपनी प्यारी लगने लगी। तो बदलाव हर एक को पसंद है। तो जहाँ तक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का सवाल है, पूरी दुनिया उसके लिए बड़ी अचरज है। मैं G20 की मीटिंग में इंडोनेशिया गया था। ऑलमोस्ट ऑल कंट्री मुझे कह रहे थे साहब ये कैसे हुआ है, क्योंकि उनको लगता है ये बड़ा रिवॉल्यूशन है। तो उन्होंने बड़ा आग्रह किया था कि आपके यहाँ जब हमारी G20 होगी तब हम इस विषय को जरा और गंभीरता से लेना चाहते हैं। तो आपने देखा होगा G20 समिट में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को स्पेशल बल दिया गया है। आप अगर इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाते हैं तो एडॉप्टेबिलिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। जैसे यूपीआई प्लेटफॉर्म मैंने बनाया, आज दुनिया में जितना फिनटेक में काम होता है उससे करीब 60% अकेले हिंदुस्तान में होता है रियल टाइम। और उसके अब कोई भी व्यक्ति तय करता है भाई मैं जेब में एक भी पैसे बिना लिए बिना निकलूंगा, महीने भर टूर करके आऊँगा, उसको कोई तकलीफ ही नहीं है। उसका मोबाइल फ़ोन चाहिए, बस उसका काम हो जाता है। छोटे छोटे रेहड़ी पट्टी वाले लोग वे भी, और मैंने देखा दुनिया के जितने मेहमान आते हैं तो उनकी एम्बेसी वाले वो ऐसे रेहड़ी पट्टी वाले के पास ले जाते हैं और उसे दिखाते हैं जादू कि देखो ये सब्जी बेचने वाला डिजिटल पेमेंट करता है। तो उनको बड़ा अचरज होता है। अब दुनिया के कई देशों में, अब जैसे यूएई में हमारा यूपीआई चल रहा है, जो हमारा करीब 25-30 लाख हमारे लोग वहाँ काम करते हैं। उनको जो रेमिटेंस भेजना होता है, पहले काफ़ी कुछ उनको आर्थिक बोझ होता था, बैंकों के थ्रू जाना, कमीशन देते देते पहुँचना, काफ़ी कम हो। अभी वो यूपीआई से भेजता है पैसा, जितना पैसा भेजता है उतना ही पैसा अपने घर पहुँच जाता है, उसको किसी को चार्ज नहीं देना पड़ता है। तो इकोनॉमिकली बहुत बड़ा वाइबल बन गया है जी। तो उसी प्रकार से मेरा जो आयुष आरोग्य मंदिर की कल्पना है, आयुष आरोग्य मंदिर, वहाँ मैं टेलीमेडिसिन पे बहुत तेज़ी से काम कर रहा हूँ। उसमें जाने वाला व्यक्ति को टॉप मोस्ट डॉक्टरों का कंसल्टेशन मिल रहा है जी।
2 लाख आयुष्मान आरोग्य मंदिर, जिसमें टेलीमेडिसिन की व्यवस्था, तो उसको लाभ मिल रहा है। कोविड के समय सबसे बड़ा फायदा हुआ इस डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का। बच्चे घरों में थे, तो ऑनलाइन एजुकेशन के लिए मैंने मैक्सिमम इसका उपयोग किया, उसको मैंने प्रायोरिटी दी। यानी मैंने कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए, अब स्टार्टअप की दुनिया, उसके मूल में ही है। अभी मैं गेमिंग के वाले बच्चों को मिला, मैं चाहता था गेमिंग को समझना, क्योंकि गेमिंग का सबसे बड़ा मार्केट भारत में है, लेकिन ओनरशिप हमारी नहीं है। और मैं सोचता हूँ यार, मेरा पैसा बाहर क्यों जाना चाहिए। तो मैंने सब गेमिंग के एक्सपर्ट लड़के हैं उनको बुलाया था, काफ़ी समझा, मैं खुद भी गेमिंग के ऊपर हाथ आजमाया और मैंने समझा कि भाई, तो उन्होंने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताई, साहब हम दुनिया में खेलने के लिए जाते हैं, तो दुनिया को जब हम कहते हैं कि हमारे यहाँ डेटा इतना सस्ता है, तो बोले सरप्राइज करते हैं। तो मुझे ये समझ आया कि भारत का डेटा सस्ता होना वो सिर्फ दुनिया को बताने के लिए नहीं कि भाई देखो बेहतर सस्ता है, ये कितना बड़ा गेम चेंजर होता है। और फिर से मैं टीम लगाई हुई है कि गेमिंग की पूरी इंडस्ट्री, जब मैं सस्ता डेटा देता हूँ तो मैं गेमिंग को एक कंस्ट्रक्टिव वे में कैसे, कॉमर्शियल एंड कंस्ट्रक्टिव, ऐसा उसको कैसे रूप दे सकते, तो मैं काफ़ी काम कर रहा हूँ।